वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो? समझ में आ रहा है? इसको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक चल रहा है आप खुद सोचे, इस पे मैंने 3 या 4 दिन लगा दिए हैं। इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन कन्फर्म क्वेश्चन आता है। आज हमने खत्ते रसद अखज़ करना पड़ रहे हैं मुकम्मल मुकाबला के तहत। हमने सबसे पहले पढ़ा मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म का खत्ते रसद अखज़ करना अरसा कलील में, फिर हमने अरसा तवील में फ़र्म का खत्ते रसद अखज़ करना पढ़ा, फिर हमने सनत का अरसा कलील का खत्ते रसद अखज़ करना पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं अरसा तवील का सनत का खत्ते रसद अखज़ करना। अब आप अरसा तवील को डिफ़ाइन करोगे कि अरसा तवील में नई फर्में कारोबार में दाखिल होती रहती हैं, पुरानी फर्में कारोबार को छोड़ के जाती रहती हैं, सनतें अपने साइज और जिसामत को बदल सकती हैं। जब वो ये सब कुछ करती हैं तो इसका मतलब है कि मसारिफ़े पैदाइश तब्दील होते रहते हैं। इसलिए अरसा तवील का खत्ते रसद सनत में मौजूद फर्मों की पैदावार में इजाफा या कमी के साथ, सनत में नई फर्मों की शमूलियत के साथ, कुछ फर्में चली जाती हैं, कुछ आ जाती हैं, उनकी कमी पेशी की निशानदेही करता है, यानी सनत का अरसा तवील का खत्ते रसद। सनत में मौजूद अगर तमाम फर्मों के आमलीन पैदाइश एक जैसे हों तो सब फर्मों के मसारिफ़े पैदाइश मुसावी होते हैं, यानी एक जैसे होंगे। अरसा तवील में सनत में मौजूद हर फर्म अपनी पैदावार कि उसने कितनी पैदा करनी है उस नुक्ता पर करेगी जहां पे मुख्ततम लागत का खत औस मसारिफ के पस्तरीन नुक्ता को छूकर गुजरे। क्यों? क्योंकि हमने सनत के तवाज़न में पढ़ा है कि सनतें मामूली मुनाफा कमाती हैं, तो ज़ाहिर है जहां पे मुख्ततम लागत का खत औस मसारिफ के पस्तरीन नुक्ता को छूकर करे, इस नुक्ता पर औसत हासिल का खत एवरेज रेवेन्यू और मुख्ततम हासिल के खत MR फर्म के औस मसारिफ के खत का ममास बन जाता है। लिहाजा हर फर्म क्या कमा रही होती है? मामूली मुनाफा कमा रही होती है, जैसा कि ये हमने इसको नोट किया। अब अरसे तवील में सनत का जो खत्ते रसद बनेगा वो खत्ते रसद किस तरह का बनेगा, इसका दारो मदार लागते पैदाइश के मुख्तलिफ होने पर होता है। क्योंकि फर्मों के आपको पता है लागत पैदाइश हमारे कवानीन लागत हमारे मुख्तलिफ होते हैं। फर्ज करें अगर फर्म कानून तकलील लागत के तहत है, यानी तकलील लागत के तहत, यानी जब किसी सनत की यानी सनत की जो पैदावार लागत है वो तकलील हो रही है, इसमें होगा कि जब किसी सनत की जो पैदा करदा शय है उसकी तलब में इजाफा होता है तो बहुत सी नई फर्में कारोबार में दाखिल होती हैं। अब चूंकि पूरी सनत तकलील लागत के तहत है, इसलिए ये फर्में जब शय की मजीद इकाइयां पैदा करती है तो हर फर्म की फी इकाई लागत कम होती चली जाती है, यानी कम होगी, यानी वो जितनी इकाइयां पैदा होगी उसकी हर इकाई की लागत कम होगी, जिसके नतीजे में तमाम फर्मों के अरसा तवील के औस मसारिफ और मुख्तम मसारिफ के खतूत पहले से निचली सतह पर चले जाएंगे। लिहाजा हर फर्म का अरसा तवील का औस मसारिफ का ममास जो कि मुख्तम हासिल बनता है वो पहले से नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तकलील लागत के तहत है। अब हर फर्म अपने औस मसारिफ के पस्तरी नुक्ता पर शय पैदा करेगी। शय की कीमत कम होने के बावजूद नई फर्में, ज़ाहिर है जब शय की कीमत कम है नई फर्में लेकिन कारोबार में दाखिल होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मुनाफा ज्यादा है, नई फर्में आएंगी जिससे शय की वो ज्यादा मिकदार फरोख्त करेंगी, पैदा ज्यादा होगी, चीज की मिकदार फरोख्त ज्यादा होगी, लेकिन खत्ते रसद नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि तकलील लागत के तहत है। अब इसकी जो डायग्राम है, इसकी डायग्राम के लिए बेटा एक जो चीज है वो क्लियर कट हमारी जो है वो बननी है। कैसे बननी है? ये इसकी इकट्ठी तीनों डायग्राम मैं आपको इकट्ठी बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारी यहाँ पे आती है, ज़ाहिर है हमारी लागत तकलील होती है, तकलील लागत के तहत खत्ते रसद, ठीक है। फिर हमारी आएगी यकसानी लागत के तहत, फिर हमारा आएगा तकसीर लागत के तहत, यानी यहाँ पे सनत
में मौजूद तमाम फर्मों की लागत कम हो रही है, यहाँ पे बराबर है, जितनी भी वो चीज़ पैदा करेंगे यहाँ पे तकसीर हो रही है। यानी अब इसकी जब डेफिनेशन हम ये करेंगे, आप बेशक यहीं पे करेंगे कि जब किसी शय की पैदावार में इजाफा होता है तो कुछ नई फर्में कारोबार में दाखिल होती हैं। अब फर्में जितनी भी आमलीन की इकाइयां पैदा करेंगी वो पहली ही कीमत पर यानी दस्तयाब होंगी, अब उनकी लागत गिरेगी नहीं। तो अरसा तवील में जितनी भी फर्में कारोबार में दाखिल होंगी इन्हें आमलीन पैदाइश की इकाइयां पहली ही कीमत पर मिलेंगी, लिहाजा सनत में मौजूद तमाम साबका और नई फर्मों के औसत लागत अपनी साबका जगह पर ही बरकरार रहेंगे, क्योंकि हर जायद इकाई के मसारिफ पहली इकाई के बराबर होंगे। यहाँ पे हर जायद इकाई के मसारिफ पहले से कम थे, यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे, लिहाजा पूरी सनत यकसानी लागत के तहत होगी। सनतों में नई फर्में दाखिल होती रहेंगी, साबका फर्में जाती रहेंगी, हर फर्म के औसत तवील के मसारिफ का पस्तरी नुक्ता पहला ही रहेगा और सनत का खत मुकम्मल तौर पर लचकदार रहेगा और वो OX के मुतवाजी बनेगा। अब हमारी इसकी डेफिनेशन बनती है। अब ये होगा तकसीर लागत के तहत। अब यानी जो सनतें जो कारोबार में सनत में फर्में आएंगी या जो पहले से मौजूद फर्में अपना कारोबार बढ़ाएंगी, जब उनकी शय की तलब बढ़ जाएगी नई फर्में दाखिल होंगी, लेकिन अब इन्हें आमलीन पैदाइश पहले से ज्यादा कीमत पर मिलेंगे। तकलील लागत में आमलीन पैदाइश पहले से कम कीमत में मिलेंगे, यकसानी लागत में उसी कीमत पर मिलेंगे और तकसीर लागत में उनको पहली से ज्यादा कीमत मिल जाएगी। अब वो जो भी इकाई पैदा करेंगी फर्में उसकी लागत पहले से बढ़ जाएगी। इस तरह तमाम फर्मों की लागत पैदाइश पहले से ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से उस मसारिफ का पस्तरी नुक्ता भी ऊपर चला जाएगा और पैदावार बढ़ जाएगी और सनतों का अरसा तवील का खत ज्यादा चपटा और ज्यादा लचकदार होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तमाम की हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इनमें इनकी डायग्राम्स में क्या फर्क है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो डायग्राम आपने बनानी है वो डायग्राम आपने बिल्कुल ऐसे एक जैसी डायग्राम बनानी है। ये OX, ये OX, यहाँ पे खत्ते रसद आप अखज़ करोगे। अब आप कहते हो जी तकलील लागत, इसका मतलब है ये आपने अपना ये खत बनाया एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, ये फिर ये खत आएगा आपका नीचे, दोनों तरफ जाएगा। इसको यहाँ पे कर दे यहाँ तक। अब आपने इसको गौर से देखना है कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ, ये आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपने हमें पता है नुक्ता तवाज़न वहां पे होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का खत अदा करता है। ये हमारा ई हो गया। मिकदार तो बढ़ रही है ना जाहिर है हमारी, लेकिन पहले से नीचे चला जाएगा नुक्ता तवाज़न हमारा, क्योंकि लागत हमारी कम हो रही है, चीज की जो कीमत है वो हमारी कम हो रही है, क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। ये देखें, पहले क्यूब थी, अब हमारी क्वांटिटी बढ़ के ये आ गई है, लेकिन कीमत हमारी उस चीज की पहले से गिर गई है, यानी लागत पैदाइश, आमलीन पैदाइश की कीमत। तो ये आपके दो खत बन गए। अब हमें पता है ये हमारा किसका है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड का बना रहे हैं ना, एवरेज कॉस्ट का खत है, लॉन्ग पीरियड इसको। ये आपका नुक्ता तवाज़न और ये हमारा एफ। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें पता होता है ना, ये हमारा है, ये हमारा कौन सा होता है, डिमांड कर्व होता है। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व होता है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कता करें, ये बेशक देखिए आपकी किताब में नहीं पढ़ा हुआ, मैं सप्लाई कर्व भी बना देती ताकि आपको पता चले ये नुक्ता तवाज़न है। ठीक है, अब ये ई और एफ को हमने मिलाना है। ये जो ई और एफ को हमने मिलाया है ना, ये देखें, ये आपका लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व बना, किसका, तकलील लागत के तहत। अब आपने इसको लिख देना है कि जैसे हमने ये कफायतों में इजाफा हुआ, पहले से खत नीचे चला गया, OQ से बढ़ के OM आ गई, कीमत OP से गिर के ON पे आ गई, ये आपने सारे का सारा बता देना है। इसके बाद अब हमारी ये हमारा दूसरा बनता है, इसमें हमने कहा है जी हम यकसानी लागत के तहत होते हैं। तो यकसानी लागत के तहत आपने कहना है कि ये आपका ऑब्वियसली एक ही खत बनेगा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का। ये हमारा ई और ये हमारा एफ, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये भी मार्जिनल कॉस्ट, ये LEC
एवरेज कॉस्ट। ये हमारा क्यू और ये मिकदार हमारी बढ़ गई, लेकिन आमलीन पैदाइश की कीमत हमारी वो ही है। अब हम इसको आगे लेके आ जाते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व बना, ये हमारा सप्लाई कर्व बना, ये नुक्ता ई, फिर ये हमारी बढ़ गई, ये हमारा डिमांड कर्व बना, ये हमारा सप्लाई कर्व बना, ये हमारा एफ बना या ई डैश, जो भी कहना चाहो, ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनता है, ठीक है, यानी ये यकसानी लागत के तहत है। इसके बाद हमारा आता है तकसीरे लागत के तहत, यानी अब हमारी लागतें बढ़ेंगी। ये देखिए, अब जब दिखाओगे ना, अब आपने ये वाला पहले बनाना है, मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस का खत, ये आपका नुक्ता दबा दें, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब आपने दिखाना है कि जी हमारे खत ऊपर चला जाता है, कीमत अब हमारी ऊपर चली गई, ये हमारी मिकदार ई के बजाय ई डैश चली गई, ये हमारी क्यू से क्यू डैश हो गई, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का बना, ये हमारा एवरेज कॉस्ट का बना। अब ये देखिए, ये खत अब आपका यहाँ पे आया, ये खत आपका यहाँ पे गया, ये आपका डिमांड कर्व बना, ये आपका सप्लाई कर्व बना, ये आपका डिमांड कर्व बना, ये आपका सप्लाई कर्व बना, ये डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका ई और ये आपका एफ, ये आपका क्यू और ये आपका क्यू डैश। और ये देखें, तकसीरे लागत के तहत है ना, तो ये खत अब आपका ऊपर जाएगा, लॉन्ग पीरियड सप्लाई का। तकसीरे लागत के तहत ये खत नीचे गिर रहा है, यकसानी लागत के तहत ये खत पैरेलल है, और तकसीरे लागत के साथ ये खत ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है ये अब आपके तीनों खतूत बन गए। हमने इनका ये क्लियर, यानी ये हमारा आया सनद के तहत अरसाई तवील का खत्ते रसद अखज़ करना, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, अब आप इसको क्लियर कर लो, अच्छे तरीके से समझ लो। पहले इसकी डेफिनेशंस में देखो, फिर इसकी डायग्राम पे देखो, फिर इसके वजाहत में देखो, ये आपका तीनों का ही आएगा। चलें जी बेटा, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।